अच्छा जी, चलें एवरीबडी जस्ट ज्वाइन क्विकली। फॉर्चुनेटली बहुत ही क्रिटिकल कॉन्सेप्ट पे मैंने आपको समझाना था और उसी पॉइंट पे मीटिंग वो हो गई। खैर, लेट्स जस्ट गिव देम अ मिनट और टू। अच्छा, मिनट दो मैं दे देता हूँ एंड देन वी कैन स्टार्ट। अच्छा, ये बाइसेक्टिंग लाइन की तो आई होप सबको समझ आ गई होगी। ये बाइसेक्टिंग लाइन जो है ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, विच वी हैव टू इमेजिन। इट्स नॉट अ रियल लाइन एंड इट इज द लाइन दैट इज फाउंड बाय बाइसेक्टिंग द एंगल एट ई, ठीक है ना। तो इसमें इमेजिनेशन का काफी रोल है, क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ भी आपने इमेजिन करना है कि वो किस डायरेक्शन में होगी, और ये जो एक्सरे की फिल्म है इन दो के दरमियान जो एंगल है वो आपने डिवाइड करना होता है, फिर इसके मुताबिक आपने ट्यूब हेड को एडजस्ट करना है। तो इस मेरी इन बातों से आपको अंदाजा हो गया होगा कि बाइसेक्टिंग एंगल के अपने काफी मसले होते हैं। तो जस्ट टू रिमूव ऑल दिस लेवल ऑफ एस्टिमेशन एंड एवरीथिंग, तो एक इजियर तरीका टू डू अ बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक वाला एक्सरे इज के जी, yes, Shakir, I'll agree with you on this. But खैर, let's keep that for the last few slides जब मैं इसके advantages और disadvantages discuss कर रहा हूँगा। अच्छा, ये वर्टिकल एंगुलेशन जो है, ये मैंने आपको कहा कि बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक में ऑलमोस्ट हर दांत के लिए डिफरेंट एंगल होता है, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये आपके इसमें फीड हुआ होता है इनटू योर ट्यूब हेड। अगर आपने कभी अपनी ट्यूब हेड को गौर से देखा हो तो ये पोर्शन जो है ये सारा आपको बिल्कुल वो डी या उसकी तरह नजर आ रहा होगा, वो प्रोटेक्टर की तरह नजर आ रहा होगा, ठीक है। तो इस पे वो सारे एंगल्स लिखे होते हैं। तो ये जो पॉइंटर है ना, ये पॉइंटर आपको बता रहे कि अच्छा भी लेट्स सपोज अभी 30 डिग्री का है, थोड़ा और इसको वो करोगे, ज्यादा करोगे तो यहाँ तक 45 हो जाएगा, फिर यहाँ इस तरह 50, 90 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। तो एंगल अब क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? एंगल की इंपॉर्टेंस ये है कि अब आप देखो इस केस में कि जब आपने एक्सरे फिल्म रखी हुई है और एक्सरे बीम यहाँ ऊपर से आ रही है, तो इज इट मीटिंग एट 90 डिग्रीज टू दिस बाइसेक्टिंग लाइन और नॉट? जी पार्टिसिपेंट्स काइंडली आंसर बता दें। ये 90 डिग्री पे मीट हो रही है? नहीं मीट हो रही ना। तो अब क्या मसला होगा इसकी वजह से? ये एंगल जब आपका 90 डिग्री नहीं होगा, ये दिस इज ऑलमोस्ट लाइक 110 120 डिग्रीज का एंगल बन रहा है इस एरिया में। तो टूथ विल अपीयर शॉर्ट। एक्सीलेंट डॉक्टर नूराशा, आपका टूथ जो है वो शॉर्ट नजर आएगा। तो अगेन मैं एंडो की एग्जांपल दूंगा, लोग शायद ये समझने लगेंगे मैं एंडोडोंटिस्ट हूं, आई एम नॉट, बट दिस इज द इजीएस्ट एग्जांपल दैट आई कुड थिंक ऑफ, कि जब आप वर्किंग लेंथ का एक्सरे ले रहे होगे एंड लेट्स सपोज आपने कुछ और वर्किंग की, लेट्स सपोज आपकी इनिशियल वर्किंग लेंथ शॉर्ट थी, आपने दोबारा फाइल डाली, यू थिंक कि आपने शायद थोड़ा एडवांस कर दिया है, आप दोबारा एक्सरे लेते हो विद द बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक, लेकिन आपसे एंगुलेशन जो है वो गलत हो जाती है, ये एंगल आपसे बड़ा बन जाता है। सो इस एक्सरे में टूथ विल अपीयर शॉर्ट और लगेगा कि आपकी फाइल जो है और भी अंदर चली गई और आप खुश हो जाओगे कि यार मैं तो वर्किंग लेंथ तक पहुंच गया, ठीक है, which will be wrong because that is the problem with the if you don't adjust the angle accordingly, ठीक है। तो एंगल अगर आपने बहुत बड़ा भी रखा है, और लेट्स सपोज इसको भी ले लेते हैं, व्हाट अबाउट दिस लोअर पिक्चर ओवर हियर, इसमें एंगल 90 डिग्री बन रहा है पार्टिसिपेंट्स, या इज इट लेस और इज इट मोर? जी यहां भी 90 डिग्री नहीं बन रहा, कितना है, ज्यादा है या कम है? इट्स नॉट मोर देन 90। डॉक्टर साहब देखें, ये जो एंगल था ना ये 90 से ज्यादा है, यहाँ जो है ये अब आपका 90 से कम है, दिस इज मे बी 70 60 तक होगा, ठीक है। तो इसमें क्या मसला होगा, इसमें अब आपको टूथ ज्यादा लंबा नजर आएगा, ठीक है।
अब ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट आपका यहां तक आ गया है, ये पॉइंट आपका यहां आ गया है, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगर ओरिजिनल दांत की लेंथ लेट्स सपोज 10 मिलीमीटर थी या 20 मिलीमीटर थी, तो अभी आपको 25 28 नजर आएगा, ठीक है। हो भी सकता है आपको शायद दांत का पूरा एपेक्स नजर भी ना आए, ठीक है ना। तो ये एंगुलेशन जो है मेंटेन करना, ये बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक जो है वो उसका सबसे बड़ा मसला होता है। एंगुलेशन ठीक ना रखी तो या तो दांत बहुत छोटा आ जाएगा या दांत बहुत लंबा आ जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या वो कर सकते हैं, इसके लिए फिर ऑब्वियसली या आपने इसके भी अपने वो होल्डर्स मिलते हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर लेते हो। लेकिन जो देसी तरीका है, जो आपने खुद डेंटल कॉलेजेस में ज्यादा नोट किया होगा, कि आप पेशेंट को फिंगर से कहते हो कि आप फिंगर से एक्सरे फिल्म को होल्ड करो। तो फिल्म होल्ड करना इज नॉट द मेन इशू ओवर हेयर, द मेन इशू इज द एंगुलेशन ऑफ द ट्यूब हेड, ठीक है। तो अभी हम आते हैं, ये तो अब सारी वर्टिकल एंगुलेशन की बातें हो गई, ये अब हम हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन दिखा रहे हैं। तो आप नोट करोगे कि हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन में ज्यादा फर्क नहीं है बाइसेक्टिंग टेक्निक का विद द पैरेललिंग टेक्निक, ठीक है। इसमें भी अगर आप देखो तो इंसाइजर्स के लिए बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें भी इंसाइजर्स के लिए बिल्कुल स्ट्रेट है। केनाइन इज द टर्निंग पॉइंट ऑफ द आर्च, तो यहाँ वो टिल्ट हो गया है, यहाँ ये दोबारा स्ट्रेट हो गया है, एंड सेम गोज फॉर ओवर हियर। So horizontal angulation is not that much of an issue when comparing the bisecting angle and the paralleling technique, but the main problem comes with the vertical angulation. ठीक है, अच्छा। तो अभी जरा एक्सरे वो देख लेते हैं, बीम एंगुलेशंस और सेटअप किस तरह होता है। इसमें आप देखोगे कि दिस इज द मोस्ट कॉमन वे यू सी योर एक्सरे डिपार्टमेंट वाले टेकिंग एक्सरेज विद पेशेंट होल्डिंग द एक्सरे फिल्म विद देयर ओन फिंगर्स। तो एंटीरियर टीथ के लिए जो है आपने एंगल 45 डिग्री का रखना होगा ऑन दिस, ठीक है, ट्यूब हेड पे, ठीक है। तो ट्यूब हेड जो है वो आपको 45 डिग्री एंगल बता देगी कि ये अब बन गया है, तो ये आपने फिर फोकस करना होगा ऑन दैट ऑन द टूथ, ठीक है। तो अपर एंटीरियर के लिए 45 डिग्री है। फिर आप K9 के लिए जब आ जाओ तो K9 के लिए फिर 50 डिग्री हो जाता है, ठीक है। आपको थोड़ा ऑब्वियसली ज्यादा उसको ऊपर ले जाना होगा, क्योंकि K9 की रूट लंबी होती है, तो छोटे एंगल पे सारी रूट आपको नजर नहीं आएगी। फिर प्रीमोलर्स की लिए की तरफ आ जाते हैं, तो एंगल आपका फिर 40 डिग्री हो जाता है, ठीक है। और फिर अगेन प्रीमोलर्स के लिए 30, सॉरी मोलर्स के लिए फिर आपका 30 डिग्रीज हो जाता है, ठीक है। अब लोअर के लिए आप देख लो, तो लोअर में एंगल इज 25, लेकिन दिस एक्चुअली शुड बी कॉल्ड -25, क्योंकि आप ऑक्लूजल प्लेन से नीचे चले गए हो। तो जब आप ऑक्लूजल प्लेन से ऊपर जाओगे, जब जैसे हम मैक्सिलरी एक्सरेज में कर रहे थे, तो उसमें एंगल पॉजिटिव था, लेकिन अब आप ऑक्लूजल प्लेन से नीचे चले गए हो, देखें ट्यूब हेड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ पॉइंट कर रही है, तो अब आपका एंगल नेगेटिव में काउंट होगा। तो नीचे सेंट्रल इंसाइजर्स के लिए -25 होगा, K9 के लिए -20, प्रीमोलर्स के लिए -15, और ऑलमोस्ट मोलर्स के लिए बिल्कुल -5 या 0 डिग्री पे हम यूजली एक्सरे कोन को रख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये तो बहुत ज्यादा एंगल्स हो गए, मैक्सिला के अपने एंगल्स हैं, मैंडिबुलर के लिए अपने एंगल्स हैं, ये अब याद कौन करेगा। तो अगर आपने एक अच्छी एक्सरे मशीन ली हुई है, तो एक्सरे मशीन पे पहले से आपके एंगल्स मौजूद होंगे, सो यू डोंट नीड टू रिमेंबर दीज एंगल्स, ठीक है। ये एक्सरे का कंट्रोल पैनल है, अगर आपको याद हो बिल्कुल फर्स्ट वेबिनार जो था इंट्रोडक्शन टू रेडियोलॉजी में, उसमें मैंने आपको कहा था कि उसमें इस तरह एक पावर बटन होता है, अडल्ट साइज और चाइल्ड साइज का अपना एक बटन होता है, ठीक है। जिस दांत का आप एक्सरे ले रहे हो उसके लिए अपने बटन्स होते हैं, ये सारे नीचे बटन्स हैं, और देखिए उनके साथ जो है वो भी लिखे हुए, एंगल्स भी लिखे हुए। तो वो एंगल्स जो है हार्ड एंड फास्ट फिक्स नहीं होते, हर मशीन जो है उसमें कोई शायद 5-10 डिग्री की कुछ ना कुछ रेंज देगी आपको, ठीक है। बाइटविंग के लिए यहाँ ऑलमोस्ट 80 डिग्री है, ठीक है। तो ये आप उस सॉरी दिस इज फॉर ऑक्लूजन नॉट बाइटविंग, ठीक है। तो ये आपके डिफरेंट एंगल्स हैं, तो यू डोंट नीड टू रिमेंबर देम एज लॉन्ग एज यू हैव अ मशीन जिसके ऊपर ये सारे एंगल्स लिखे हुए हैं, ठीक है।
अच्छा, अब मैंने आपको कंपैरिजन दे दिया, पैरेललिंग टेक्निक भी पढ़ा दी, बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक भी पढ़ा दी। तो अब आप मुझे बताएं कि आपके ख्याल में पैरेललिंग टेक्निक के क्या एडवांटेजेस होंगे। फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद पैरेललिंग टेक्निक एंड देन वील कम टू द बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक। सो पार्टिसिपेंट्स काइंडली चैट में बता दें कि आपको पैरेललिंग टेक्निक के क्या एडवांटेजेस लग रहे हैं। It is reproducible. Very good, Dr. Nurasha. Shakir, not very technique sensitive. बिल्कुल ठीक बात है. Accurate tooth length इसमें आती है. Relatively easy है. अच्छा, डॉक्टर तैयबा कह रही easy to use and near to ideal. बिल्कुल ठीक बात है. Anything else? Saves time. बिल्कुल, आप अगर bisecting angle पे गलत एक्सरे लो तो then you'll have to take another X-ray. तो ये मसला आपका उसमें पैरेललिंग में नहीं होता क्योंकि उसमें आपने होल्डर्स वगैरह वो इस्तेमाल किए होते हैं. No exposure to patient's finger, excellent. Another very good point, Shakir. अच्छा, anything else? Less chance of magnification errors, बिल्कुल, क्योंकि एक्सरे आपने बिल्कुल पैरेलल रखा हुआ है, तो बाइसेक्टिंग एंगल में वो एक एंगल पे पड़ा हुआ था, तो देयर इज अ चांस कि उसमें कुछ ना कुछ मैग्निफिकेशन होगी. लेस एरर चांसेस, वेरी गुड. और कुछ? रिप्रोड्यूसिबिलिटी पहले से होगी, बट अगेन थैंक यू एजाज. अच्छा, चलें लेट्स सी कि क्या वो हैं पैरेललिंग की क्या एडवांटेजेस हैं. जैसे आप लोगों ने कहा ऑलमोस्ट नो मैग्निफिकेशन, ठीक है. ये एक चीज जो है प्रॉब्ली आप लोगों ने शायद मोलर एक्सरे में नोट की होगी कि उसमें आपको बटरस का शैडो नहीं नजर आया, ठीक है ना. तो बटरस का शैडो इज अवॉइडेड विद द पैरेललिंग टेक्निक, ठीक है. साइज डिस्टॉर्शन जो है वो बहुत कम होती है इसमें. क्राउन्स आर वेल सेपरेटेड. There are categories of correct X-rays. Yes, I'll come to that in the end, inshallah, Dr. Amna. Acha. Crowns are well separated. Vertical horizontal angulation fixed होती है, तो इसमें आपकी तरफ से operator error नहीं आता while taking an X-ray, ठीक है. And all areas of the images are equally radiated. It is reproducible, ठीक है, क्योंकि आपके पास वो होल्डर बेसिकली है. होल्डर आपने बस उसी पोजीशन में वापस डाल देना है, उसी से आपकी वो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगुलेशन ऑफ द ट्यूब हेड फिक्स हो जाती है, तो आप दोबारा से सब कुछ उसी तरह ले सकते हो. अच्छा, चले बाइसेक्टिंग एंगल के कोई एडवांटेजेस अगर आप बता दें. एक तो चले मैंने गलती से शेयर करके बता दिया. कोई एडवांटेजेस आपको नजर आए ऑफ द बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक? मैंने आई थिंक शायद बुराइयां बहुत की हैं बाइसेक्टिंग एंगल की, बट एनी हाउ होप आप कुछ ना कुछ वो शेयर कर सकेंगे. कोई एडवांटेजेस आपको नजर आ रहे हैं? नो एडवांटेजेस. चलें, एक डॉक्टर को तो मैंने पैरेललिंग टेक्निक पे वो कर दिए, आमादा कर दिए. चलें, नो एडवांटेजेस एट ऑल. एग्जैक्ट लेंथ कैसे होगी? क्योंकि अगेन इसमें इट्स वेरी ऑपरेटर डिपेंडेंट, तो आई डोंट थिंक गेटिंग द एग्जैक्ट लेंथ विल बी एन एडवांटेज. एक्स्ट्रा आर्मामेंटेरियम आपको नहीं चाहिए होता. यस, आई वुड एग्री. पैरेललिंग टेक्निक में तो आप होल्डर्स इस्तेमाल कर रहे हो, यू हैव टू मेक एन इन्वेस्टमेंट इन दैट. तो पेशेंट की फिंगर ही है, बस उसके तो आपने पैसे नहीं देने ना, तो नो एक्स्ट्रा आर्मामेंटेरियम. पेशेंट के लिए कन्वीनियंट है, सिंपल एंड ईजी है. Shakir is saying it is less convenient. बिल्कुल, पेशेंट के लिए इन अ वे इट इज लेस कन्वीनियंट, क्योंकि एक्सरे अगर ठीक ना दिया गया हो तो आपको फिर दोबारा से एक्सरे लेना पड़ेगा. More chance of repeating X-rays. Dr. Tabassum is saying it's cost effective. Not if you are wasting X-rays repeatedly, अगर आप X-ray ठीक ना आया हो. But in that aspect, I'll agree कि आपको होल्डर्स पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती. चलें देख लेते हैं क्या एडवांटेजेस हैं. Advantages are कि it is comfortable for the patient. Obviously, patient के मुंह में एक इतनी बड़ी मेटल और प्लास्टिक की चीज नहीं पड़ी होती, तो it is more comfortable for the patient in that regard. तो बस एक्सरे फिल्म ही पड़ी होगी, तो
पेशेंट के लिए ज़रा कंफर्टेबल होती है। पोजिशनिंग इज रिलेटिवली सिंपल एंड क्विक। इसके साथ मैं कुछ अग्री करता भी हूँ, कुछ नहीं भी करता, लेकिन अगेन बुकिश बात है, बुक इज ऑलवेज राइट। तो एक्सपीरियंस पे बात शायद ज्यादा चली जाएगी। मेरे ख्याल से मैं ज्यादा टाइम लगाऊंगा कि भाई ये एंगल ठीक है, एंगल ठीक नहीं है, पेशेंट ने एक्सरे को बेंड तो नहीं कर दिया अपने फिंगर के साथ वगैरह ना, तो प्रॉब्ली आई थिंक क्विक तो मेरे हिसाब से नहीं होगा। एंड इमेज इज एडिक्वेट फॉर मोस्ट पर्पसेस, लाइक एडिक्वेट है, इतना है कि आपको, आपने अगर केरीज कहीं डिटेक्ट करनी है, केरीज आपको दिखा देगा, कहीं अगर पैथोलॉजी मिस है वो आपको बता देगा कि हाँ है यहाँ, लेकिन प्रॉब्ली उसके एग्जैक्ट डायमेंशंस में वो करना, कोई सुपर इम्पोजिशन है नहीं है, लाइक इतना है कि आपका काम चला देगी। इफ यू आर की इसके भाई बस मैंने सिर्फ केरीज देखनी है कहीं मौजूद है या मौजूद नहीं है, तो प्रॉब्ली उसके लिए शायद बस ठीक होगा ये एडिक्वेट, अगेन नॉट द बेस्ट बट एडिक्वेट होगा। ठीक है, अच्छा जी, अभी डिसएडवांटेजेस चलें बता दें पैरेललिंग टेक्निक के लिए। डॉक्टर नराशा ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया, इट्स नॉट वेरी कंफर्टेबल इफ लोअर पोस्टीरियर, यस, आपका पैरेललिंग एंड बाइसेक्टिंग एंगल बोथ आर नॉट कंफर्टेबल, स्पेशली अगर आप थर्ड मोलर का एक्सरे ले रहे हो, एंड स्पेशली पैरेललिंग जो है वो शायद ज्यादा कंफर्टेबल नहीं होगा। तो ये आप पैरेललिंग के डिसएडवांटेज में डाल सकते हैं जी। एनी अदर डिसएडवांटेज? आर्मामेंटेरियम है इसमें डेफिनेटली, वो आप वो कर सकते हो। आर्मामेंटेरियम का कोई डिसएडवांटेज है अदर देन द कॉस्ट? अच्छा जी, शाकिर ने तो बस साफ ना कर दी है कि भाई कोई डिसएडवांटेज नहीं है पैरेललिंग का। Shakir, you need to declare a conflict of interest with the beam indicating devices, I think. अच्छा, anatomical restrictions हैं तो वो तो आपकी bisecting angle technique के साथ भी हैं। Irritation to the patient, yes, it's not very comfortable. Dr. Nurasha ने पहले से कह दी है। Anything else? It impinges on mucosa, not comfortable, ठीक है। और कुछ? मोर ऑपरेटर एफिशिएंसी, वो तो एडवांटेज में आ जाएगा ना, दैट वोंट बी डिसएडवांटेज, हम तो भी डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं। अच्छा चलें, लेट्स सी इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं भी या नहीं। इट इज अनकंफर्टेबल फॉर द पेशेंट, जैसे आप लोगों ने पहले से स्ट्रेस कर दिया। इट हैज अ स्टीप लर्निंग कर्व, ऑब्वियसली एक्सरे होल्डर को असेंबल करना, उसको करेक्ट पोजीशन में डालना, मेकिंग श्योर कि वो वर्टिकली ही पड़ा हुआ है, तो उसके साथ अपने आप को यूज टू करना, तो लर्निंग कर्व इज स्टीप, और ऑब्वियसली वंस यू लर्न इट तो फिर इतना मसला नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा anatomy of the palate may make it impossible, especially अगर आपके पास flat palate हो बिल्कुल, तो that would make it impossible. Flat palate आपके ख्याल में किन patients में होगा? Participants, anybody, any of you would like to venture a guess? Flat palate आपको किन patients में मिलेगा? एक्सेलेंट डॉक्टर मुराशा। ईडेंचुलस पेशेंट अगर आपके पास होगा तो उसमें पैलेट आपका बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, क्योंकि जब आप सारे दांत लूज कर लेते हो तो देयर इज एल्वियोलर रिजॉर्प्शन, तो एल्वियोलर रिजॉर्प्शन जो है वो आपकी एल्वियोलर हाइट कम कर देगी, तो दैट हाइट की कमी की वजह से पैलेट में इसको होल्ड करना विल बिकम क्वाइट डिफिकल्ट। ठीक है, तो पैलेटल एनाटॉमी विल डिक्टेट कि आप पैरेललिंग टेक्निक कर सकते हो या नहीं कर सकते हो। कुछ केसेस में, नॉट इन एवरी केस, एपिसेस जो हैं वो एज ऑफ द फिल्म के साथ बहुत क्लियर नजर आती हैं, तो हो सकता है आपको पेरिफेरल अगर कोई लीजन हो वो शायद आपको बहुत अच्छी क्लियरली नजर ना आए, बट दैट डजंट हैपन इन एवरी फिल्म। एंड जैसे आई थिंक डॉक्टर नौराशा ने शायद कहा था, इट्स डिफिकल्ट टू पोजीशन इन द थर्ड मोलर एरिया। इतना ज्यादा सामान जो है, आई एम श्योर जिन आप में से जिन्होंने खुद प्राइवेट प्रैक्टिस या वो करते हैं, थर्ड मोलर का पेरिफेरल एक्सरे लेना इज ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। पेशेंट को जबरदस्त किस्म का गैप होता है उससे, तो इसमें आप इतना ज्यादा आर्मामेंटेरियम कैसे रख पाओगे, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है,
अच्छा, आर्मामेंटेरियम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज जो है कि होल्डर्स जो आपके होते हैं दीज आर नॉट स्टेरिलाइजेबल, और या आपको ये डिस्पोजेबल, ये बेसिकली होते हैं डिस्पोजेबल। अगर आपने बिल्कुल आइडियल प्रैक्टिस करनी है तो एक होल्डर एक पेशेंट के लिए होगा एंड दैट इज इट। अब इसके लिए आप ये अलबत्ता कर सकते हैं कि यस मे बी इनमें से कुछ होते होंगे, मैं अभी सिर्फ वो प्लास्टिक वालों की बात कर रहा हूँ विच आई हैव सीन कि यहाँ पाकिस्तान में है, जो लोकेटर रिंग्स वाले हैं वो मसला कर सकते हैं बिकॉज दैट इज प्लास्टिक, दैट विल प्रॉब्ली मेल्ट इन दी ऑटोक्लेव। तो लेकिन हाँ, बाहर कंट्रीज में आपके पास ऑटोक्लेवेबल होल्डर्स जो हैं वो आ चुके हैं। ठीक है, डॉक्टर एजाज रेज्ड हिज हैंड। जी एजाज, अगर आपने कोई क्वेश्चन पूछना है प्लीज पुट इट इन द चैट बॉक्स, डोंट नीड टू रेज योर हैंड, क्लास नहीं हो रही है, you just straight away ask a question if you have any. अच्छा चलें, I'll wait. अच्छा मिस्टिंग, चलें कोई बात नहीं। अच्छा जी, बाइसेक्टिंग एंगल के डिसएडवांटेज ये तो मैंने आपको खूब सारे बताए हुए। तो जी पार्टिसिपेंट्स, इट इज ऑपरेटर सेंसिटिव, बिल्कुल। फिल्म लेस स्टेबल, हार्डर टू पोजीशन द एक्सरे बीम, मोर डिस्टॉर्शन, बिल्कुल हो सकती है। एनीथिंग एल्स? फिल्म इज नॉट स्टेबल, फिल्म स्टेबल हो सकती है अगर आप होल्डर्स में वो कर लें। हाँ, अगर आपने टंग के साथ पकड़ी हुई है, यस देन टंग कैन मूव द फिल्म। सॉरी, फिंगर से पकड़ी हुई तो मे बी द टंग कैन मूव द फिल्म, बिल्कुल। मैंडिबल में अक्सर ये बड़ा मसला होता है, फिंगर एक्सपोजर होती है टू द बीम, यस, वेरी नाइसली पुट। और कुछ? आई थिंक मैं तो काफी एडवांटेज बताए हुए थे। टाइम कंज्यूमिंग, हाँ ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग बिल्कुल होगी डॉक्टर तबस्सुम। आपने एंगल्स को फिगर आउट करना है, यू हैव टू चेक क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो यस, रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज आल्सो एन इशू, so that is also a disadvantage. तो वही बात कि देयर आर टू मेनी वेरिएबल्स इन प्ले, तो इससे ऑफन आपका एक डिस्टॉर्टेड इमेज यूज हो जाता है। इनकरेक्ट वर्टिकल एंगुलेशन होगी तो आपके पास एक शॉर्ट या इनॉर्गेटेड दांत प्रोड्यूस हो जाएगा। इनकरेक्ट अगर हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन आपकी होगी तो उससे आपकी दांतों के क्राउन्स की ओवरलैपिंग होगी, एक्सक्यूज मी, ओवरलैपिंग हो सकती है, या डिस्टॉर्शन होगी, या इवन रूट्स की भी ओवरलैपिंग हो सकती है। अच्छा, बकल रूट्स जो हैं वो आपके पोस्टीरियर के जरा शॉर्ट नजर आते हैं, ठीक है, पैलेटल वाले अक्सर जरा लंबे नजर आते हैं बाइसेक्टिंग एंगल में। पेरिडोंटल बोन लेवल जो है वो ज्यादा क्लियरली आपको नजर नहीं आते। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एंगुलेशन जो है वो हर पेशेंट के लिए वेरी करेगी ऑब्वियसली, ठीक है। नॉट रिप्रोड्यूसिबल एंड zygomatic बटरस का जो शैडो है वो अक्सर मोलर्स के ऊपर आता है, ठीक है। तो नाउ आई विल लीव दिस टू यू कि इन दो में से आप बताएं कि आपके ख्याल में बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक से कौन सा एक्सरे लिया गया है और पैरेललिंग टेक्निक से कौन सा एक्सरे लिया गया है। यू कैन टेल मी बाय ए और बी, ए नीचे वाला है, बी ऊपर वाला है। Which X-ray has been taken by which technique? A is bisecting by Shakir and Nurasha A is bisecting, B is by parallel. G, do we have uniformity regarding this? Everybody agrees? अच्छा, कोई कह रहा है B is bisecting, A is bisecting. अच्छा, most of you are saying A is bisecting. अच्छा, for those people who are saying कि B is bisecting, क्या वो कोई वजह बता सकते हैं या किस बेसिस पे आपने रिकॉग्नाइज किया कि B is bisecting? डॉक्टर सादिया थी आई थिंक, शायद एक पार्टिसिपेंट जिन्होंने कहा था। Because image is distorted. I wouldn't say the image is distorted. Any other reason? Appearance of roots. Roots तो इसमें अगर आप देखो B में तो buccal roots are almost as long as your
palatal root. So I wouldn't agree based on that. और कोई वजह? आपको मैंने कहा था कि बकल रूट्स आपको बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक में शॉर्ट नजर आती हैं। तो अगर आप बी एक्सरे को देखें तो बी एक्सरे में आपको जो ये स्पेशली इस फर्स्ट मोलर की जो मीजो बकल रूट है, इट्स ऑलमोस्ट एज लॉन्ग एज द पैलेटल रूट, तो शॉर्ट तो नहीं है। अच्छा डॉक्टर बसम कह रही है कि ए में बाइसेक्टिंग है बिकॉज ज़ाइगोमैटिक बटरस नजर आ रही है। ज़ाइगोमैटिक बटरस आपको किस दांत के साथ नजर आ रही है? बाइसेक्टिंग बिकॉज, अच्छा ठीक है, सही। अच्छा, टू एवरीबडी हु गेस्ड के ए इज बाइसेक्टिंग एंगल, तो दे आर राइट, ठीक है। एंड द रीजन इज जो दो आपको मैंने पहले से बता दिए। इसमें अगर आप देखो तो ये इफ यू जस्ट फॉलो द पॉइंटर, तो ये पैलेटल रूट इसमें बहुत लंबी नजर आ रही है और बकल रूट जो है वो आपको इवन प्रीमोलर की रूट से शॉर्टर नजर आ रहे हैं। कैन यू अप्रिशिएट दिस? ठीक है, प्रीमोलर का रूट यहां तक है और मीजोबकल रूट सिर्फ यहां तक है, ठीक है। तो वन क्लू इज दिस कि पैलेटल रूट आपको बहुत लंबी नजर आ रही है एंड बकल रूट्स आर अपीयरिंग वेरी शॉर्ट। एंड दूसरा, जैसे डॉक्टर तबस्सुम ने बहुत ही अच्छी तरह डायग्नोस किया, ये जो रेडियोपेक शैडो आपको नजर आ रहा है ऑन टॉप ऑफ द मैक्सिलरी सेकंड मोलर की रूट्स, ये आपकी ज़ाइगोमैटिक बटरस है। तो ज़ाइगोमैटिक बटरस आपको बाइसेक्टिंग एंगल टेक्निक में नजर आती है। इसमें अगर आप गौर करो तो इसमें आपको नहीं नजर आ रही, ठीक है ना? Is everybody clear on the difference between A and B? ठीक है, so your B is the X-ray taken with the paralleling technique. A जो है आपका बाइसेक्टिंग एंगल से दिया गया है। एक तीसरा डिफरेंशिएटिंग पॉइंट भी अगर आपको मैं बता दूं, आपको इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस जो हैं वो ये B में नजर आ रहे हैं क्वाइट क्लियरली, लेकिन इसमें आपको सिर्फ ये A के साथ इंटरप्रॉक्सिमल स्पेस नजर आ रही है, यहाँ आपको नहीं नजर आई। देखें ये सेकंड प्रीमोलर और फर्स्ट मोलर के दरमियान नहीं नजर आ रही और यहाँ सेकंड और फर्स्ट मोलर के दरमियान भी नजर नहीं आ रही। तो इंटरप्रॉक्सिमल स्पेसेस आपको पैरेललिंग टेक्निक से ज्यादा अच्छे नजर आते हैं। इसमें आप देख लें कि ये 7-8 के दरमियान भी नजर आ रहे हैं, 6-7 के दरमियान भी नजर आ रहे हैं और 5 और 6 के दरमियान भी नजर आ रहे हैं, ठीक है। सो ऑन दीज 3 पॉइंट्स यू कैन डिफरेंशिएट वेदर आप जो एक्सरे देख रहे हो ये बाइसेक्टिंग एंगल से लिया गया है या विद पैरेललिंग टेक्निक से लिया गया है, ठीक है। I hope there is no confusion on B and A. Is everybody clear on? हालांकि पूरी रात गीले थे। Is everybody clear? Kindly chat box में आंसर दे दें। A और B के दरमियान आप क्लियर हो गए हो? ठीक है, चलें, फैंटास्टिक। अच्छा जी, अब आते हैं हम पैरेलैक्स टेक्निक के ऊपर, ठीक है, विच इज द लास्ट टेक्निक आई विल डिस्कस फॉर टुडे। पैरेलैक्स टेक्निक जो है बेसिकली ये किस प्रिंसिपल पे ऑपरेट करती है और हम करते क्यों हैं? ये हम करते हैं टू डिटरमिन द लोकेशन ऑफ अनइरप्टेड टीथ, एंड ये उजाला ने इसलिए बताया क्योंकि वो ऑर्थो की ट्रेनी है, ठीक है। तो आई एम श्योर दिस इज समथिंग शी डज वहां रूटीनली, स्पेशली विद रिगार्ड्स टू इम्पैक्टेड केनाइंस, और मेरी बहुत अच्छी स्टूडेंट भी रही है। खैर, अच्छा, तो दिस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल के एक ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट होती है जस्ट बिकॉज हम उसको डिफरेंट पोजीशन से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये अब हम दांतों पे कैसे अप्लाई करेंगे? अगर हम एक ही अनइरप्टेड टूथ के 2 एक्सरेज लें विद द ट्यूब हेड इन 2 डिफरेंट पोजीशंस, तो उससे हमें उस अनइरप्टेड टूथ की पोजीशन में कुछ डिफरेंस नजर आएगा, ठीक है। यस, दिस इज बेसिकली स्लॉब की तरफ हम आ रहे हैं। द स्लॉब इज बेसिकली जो है आपका पैरेलैक्स टेक्निक का वो है एक प्रिंसिपल है, उसको क्लार्क्स रूल भी कहते हैं। तो अगर आप एक एक्सरे को मूव करते हो, लेट सपोज इन द लेफ्ट साइड तक मूव करते हो और दांत भी आपका लेफ्ट की तरफ मूव करता है, तो इट मीन्स के दांत और एक्सरे दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करें, तो वो दांत जो है वो लिंगुअल साइड पे पड़ा होगा, ठीक है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड सेम ऑन लिंगुअल। When the tooth moves in the same direction as the X-ray, तो it means के it is on the lingual side.
और लेट सपोज आप अगर दांत को मूव कर रहे हो, सॉरी एक्सरे को मूव कर रहे हो लेफ्ट साइड पे एंड दांत जो है अब राइट साइड की तरफ मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इट इज प्रेजेंट ऑन द बकल साइड। ठीक है जी, तो इसको जरा थोड़ा वो कर लेते हैं, फिगर्स और डायग्राम्स के थ्रू समझा देते हैं। अब लेट्स सपोज ये आपने स्टार्ट में ये आपकी पोजीशन थी, ठीक है, पहला एक्सरे आपने इस डायरेक्शन में लिया है, एक्सरे फिल्म होल्डर ये पड़ा है, ट्यूब ये पड़ी हुई है, ठीक है। दूसरा एक्सरे जो आप लेते हो तो आप चेंज कर देते हो अपनी पोजीशन को, अब आप लेफ्ट की तरफ से ले रहे हो, तो अब आप लेफ्ट की तरफ से ले रहे हो तो एक्सरे की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी, आप इसको यहाँ एक्सरे होल्डर को यहाँ रखोगे, तो अब वील सी। अच्छा, जस्ट फोकस अ बिट ऑन दिस, पहले मिड वाली इमेज पे फोकस कर लें। इसमें आपको साफ पता लग रहा है कि कैनाइन जो है सामने पड़ा है और पीछे जो ये ब्लैक सिलेंडर है वो पीछे पड़ा हुआ है, ठीक है। सो यू नो दैट द टूथ जो है वो बकली प्लेस्ड है एंड द सिलेंडर इज लिंगुअली प्लेस्ड, ठीक है। तो इससे अब मैं आपको समझाएं, लेट सपोज मैंने एक्सरे को लेफ्ट की तरफ मैं ले गया, ठीक है, तो अब सिलेंडर जो है वो अब किस तरफ गया है, वो भी लेफ्ट की तरफ गया है। देखें ये एरो की डायरेक्शन, ये एरो की डायरेक्शन सेम है, ठीक है। तो दिस इज टेलिंग यू कि जब मैं एक्सरे को लेफ्ट पे लेके गया तो उसके साथ सिलेंडर भी लेफ्ट की तरफ ही चला गया, तो इट मीन्स द सिलेंडर इज पोजिशन लिंगुअली और पायलेटली। अब दांत को देख लें, मैंने एक्सरे को लेफ्ट की तरफ शिफ्ट किया, दांत राइट की तरफ आ गया। देखें पहले ये तो दोनों सेंटर में थे ना, अब दांत राइट की तरफ चला गया और ये सिलेंडर लेफ्ट की तरफ चला गया, तो अब दांत क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में गया ऑफ द टूथ, तो इट मींस के अब आपका दांत जो है वो बकल साइड में पड़ा हुआ है, ठीक है। इसी चीज को यहाँ मैं दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। देखें अब आपने एक्सरे बीम को या एक्सरे उसको राइट की तरफ ले गए, ठीक है, दांत मिड में था, अब दांत जो है लेफ्ट साइड की तरफ चला गया, ठीक है, और जो पीछे ब्लैक सिलेंडर पड़ा हुआ था वो अब राइट की तरफ चला गया। तो आपका सिलेंडर क्योंकि इज मूविंग इन द सेम डायरेक्शन एज द एक्सरे बीम, सो इट मींस इट्स ऑन द लिंगुअल साइड, एंड सिंस द टूथ हैज मूव्ड इन एन ऑपोजिट डायरेक्शन, देखें ये एक्सरे बीम इस तरफ जा रही है, दांत इस तरफ जा रहा है, तो इट मींस ये ऑपोजिट साइड की तरफ मूव कर रहा है, सो दिस इज ऑन द बकल साइड, ठीक है। इसको रियल टाइम में जरा वो कर लेते हैं, अप्लाई कर लेते हैं जी। ये सिनारियो है आपके पास, स्टार्ट में ये ऑक्लूजल फिल्म हमने ली है, ठीक है, दो इम्पैक्टेड केनाइन्स हमें नजर आ रहे हैं, एक ये पड़ा हुआ है, एक ये पड़ा हुआ है। अब मैंने लेट सपोज लेफ्ट साइड वाले को, ये जो राइट साइड वाला जो है इसको मैंने असेस करना है, तो मैंने एक दूसरा एक्सरे लिया विद द कोन शिफ्ट। सो कैन एनीबॉडी टेल मी कि इस केनाइन किस जगह पे पड़ा हुआ है, बकली पड़ा हुआ है या लिंगुअली पड़ा हुआ है? जी डॉक्टर नराशा, कैसे आपने कहा कि लिंगुअल पड़ा हुआ है? डॉक्टर आमना या आप में से भी अगर कोई बता सकता है, आप लोगों ने कैसे बताया? मोर रेडियोपेक, नहीं रेडियोपैसिटी से तो आप पता नहीं लगाएंगे ना, आप डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट से पता लगाएंगे। पोजीशन इज द सेम, कैसे पोजीशन इज द सेम? आप थोड़ा इस पे एलैबोरेट कर लोगे? चले मैं वो कर लेता हूँ, फिलहाल कोई इसकी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा। इसमें आप देखें, फर्स्ट फोकस ऑन दिस एक्सरे ओवर हियर जो एम जिसके ऊपर लिखा हुआ है, इसमें आपको लग रहा है कि इम्पैक्टेड केनाइन जो है ना ये सेंट्रल इंसाइजर के मिड रूट लेवल तक पहुंचा हुआ है, ठीक है ना? एवरीबडी एग्रीज ऑन दैट, ठीक है। इस एक्सरे को अभी आप देख लें, इसमें अब इम्पैक्टेड केनाइन कहां पड़ा हुआ है? इसमें अगर आप देखें, इसमें आपको केनाइन की पूरी रूट नजर आ रही है, सॉरी सेंट्रल इंसाइजर की रूट अभी आपको नजर आ रही है, इसमें आपको पूरी नहीं नजर आ रही थी, ठीक है। इसमें आपको आधी रूट नजर आ रही है, आधी नहीं नजर आ रही, इसमें आपको फुल रूट नजर आ रही है, ठीक है। सो इट मींस के ये जो केनाइन है
ये आपने आपका लेफ्ट की तरफ मूव किया है इसने, ठीक है। सो कैनाइन हैज मूव टू द लेफ्ट। अब इस एक्सरे को अगर आप देखें, इसमें आपको सेंट्रल्स तो नहीं नजर आ रहे, ठीक है, इसमें आपको लैटरल नजर आ रहा है और राइट साइड का प्रीमोलर नजर आ रहा है। तो मतलब आपने जो एक्सरे की जो ट्यूब है उसको भी आपने लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया। सो द एक्सरे ट्यूब हैज मूव टू द लेफ्ट and the canine has now also moved to the left. So it means it is same direction में movement हुई है. So जब same direction में movement होती है, so then it means it is on the lingual side. ठीक है? Is it clear now? Clear हो गया या ये बात मैं रिपीट कर दूं? अच्छा, I'll repeat it again. इस एक्सरे पे जरा फोकस कर लें, ये वाला जिससे फिलहाल मेरा पॉइंटर है, ठीक है। इसमें अब आपने मुझे बताना है, इसमें आपको इस सेंट्रल इंसाइजर की जिसकी आरसीटी हुई है, इसकी सारी रूट आपको नजर आ रही है या नहीं नजर आ रही? यस या नो में जवाब दे दें। कैन यू सी ऑल ऑफ द रूट ऑफ दिस आरसीटी ट्रीटेड टूथ और नॉट? नहीं, 90 डिग्री पे नहीं है डॉक्टर निराशा, ये आपने ट्रॉमा के एक्सरेज के साथ इसको कंफ्यूज आप कंफ्यूज नहीं ऐसे मिक्स कर रही हैं, ठीक है। पैरेललिंग में 90 डिग्री तक हम शिफ्ट नहीं करते, इट्स मे बी अबाउट 30-40 डिग्रीज हम शिफ्ट कर देते हैं, नॉट 90 डिग्रीज। हॉरिजॉन्टल एंगुलेशन हम सिर्फ चेंज करते हैं, उसकी वर्टिकल एंगुलेशन वही रहती है, ठीक है। इसमें आपको रूट नहीं नजर आ रही। अब इस एक्सरे पे फोकस करें जिस पे अभी मेरा पॉइंटर है। इसमें आपको ये जो आरसीटी दांत की जो रूट है वो आपको नजर आ रही है नहीं नजर आ रही? आंसर एन यस और नो। इसमें आपको नजर आ रही है, ठीक है। इसमें अगर आपको नजर आ रही है तो इसका मतलब है दिस कैनाइन हैज मूव्ड, करेक्ट। तो किस डायरेक्शन में मूव हुआ है मुझे बताएं, राइट की तरफ मूव हुआ है या लेफ्ट की तरफ मूव हुआ है, ताकि आपको ये सेंट्रल इंसाइजर की रूट नजर आई। किस डायरेक्शन में इट हैज मूव्ड? लेफ्ट, ठीक है। अब ये जो एक्सरे है ये जो है ये भी हम लेफ्ट की तरफ नहीं लेके गए हुए, क्योंकि इसमें तो आपको सेंट्रल्स नहीं नजर आ रहे ना, इसमें तो एक सेंट्रल नजर आ रहा है और राइट साइड वाले बाकी दांत नजर आए। सो कंपेयर टू दिस एक्सरे, ये वाला एक्सरे ज्यादा लेफ्ट की तरफ गया या राइट की तरफ गया? राइट और लेफ्ट में जवाब दे रहे हैं। Has it gone to the right or has it gone to the left? It has gone to the left, ठीक है ना। So the X-ray beam has moved to the left, the impacted tooth has moved to the left, so they have both moved in the same direction, ठीक है। एंड स्लॉप रूल यही था कि जब सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगी तो मतलब ऑब्जेक्ट जो है लिंगुअल पे पड़ा हुआ है, जब ऑपोजिट साइड में मूवमेंट होगी तो इसका मतलब है बकल पे पड़ा हुआ है, ठीक है। अगर यही दांत जो है इसकी लेट सपोज आपको सिर्फ मिड रूट या एपिक्स नजर आती इस एक्सरे में, तो इसका मतलब है कि सारा दांत जो है वो राइट साइड की तरफ चला गया है, ठीक है। तो इसका मतलब फिर होता कि भाई एक्सरे बीम लेफ्ट की तरफ गई है लेकिन अभी दांत जो है राइट की तरफ चला गया है, तो देन इट वुड हैव मेंट कि ये बकल साइड पे पड़ा हुआ है, ठीक है ना। सो इज इट क्लियर नाउ? दिस इज द लास्ट मिनट है, तो अगर कोई क्वेरी है इसके बारे में तो बता दें। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, चलें। इस एक्सरे को जरा स्टडी कर रहे हैं, ये वो स्टार्ट हो जाए तो इसके बाद मैं आपको बता दूंगा कि इसमें इम्पैक्टेड कैनाइन कहाँ पड़ा हुआ है। Just study it for a bit. We have a minute to go, तो then I'll restart the meeting. तो फिर आप मुझे आगे बता दें कि दोनों कैनाइन्स जो हैं कहाँ पड़े हुए हैं। डॉक्टर तबस्सुम पूछिए, why buccally placed tooth move to opposite side?